नमस्कार, कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। इंडिया जीके पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट नंबर 4 आज की क्लास में हम करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम करें सारे के सारे एचएसएससी के वेरियस एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और कोई भी क्लास रहती है तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। सारी क्लासेज आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, नदी डॉल्फिन के संबंध में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। इनका स्थानीय नाम सूसू है। ये एक अंध प्रजाति है या उपयुक्त सभी है। नदी डॉल्फिन या इसको गंगा डॉल्फिन के नाम से हम जानते हैं और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाती है। पहला आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्थानीय नाम सूसू है। ये जो डॉल्फिन है ये आपका एक साउंड करती है। ये सूसू की तरह साउंड करती है, इसलिए इसको स्थानीय तौर पे सूसू भी कहा जाता है। डॉल्फिन जो है ये गंगा डॉल्फिन ये आपकी ब्लाइंड होती है, अंधी होती है और ये अपना शिकार जो करती है वो करती है अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करके। और उसके बाद अल्ट्रासोनिक साउंड से ये पता लगाती है अपने माइंड में, अपने दिमाग में इमेज बनाती है कि हाँ ये मेरा शिकार है और ये शिकार करती है, यानी कि एक अंध प्रजाति भी है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी इसका डी ऑप्शन बन जाएगा। अब डॉल्फिन जो है ये मोस्टली साफ पानी में जीवित रह सकती है और आपको पता है धीरे धीरे जो गंगा नदी दूषित हो रही है उसकी वजह से ये भी धीरे धीरे कम हो रही है। गंगा नदी दूषित हो रही है, इसलिए गंगा नदी को आपका जो घोषित किया गया नेशनल रिवर यानी कि राष्ट्रीय नदी आपका बनाया गया वो गंगा नदी को कब बना दिया गया? ये बनाया गया नवंबर 2008 में। क्योंकि धीरे धीरे डॉल्फिन भी कम हो रही है इसलिए इसको इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दे दिया गया। एक्वेटिक एनिमल यानी कि राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दे दिया गया। और ये कब? इसके अगले ही साल 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दे दिया गया ताकि इसकी इंपॉर्टेंस बढ़े। और ये दोनों ध्यान रखना। एक डे मनाया जाता है आपका जो हम जानते हैं नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे। डॉल्फिन डे, डॉल्फिन दिवस आपका कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ये ध्यान रखना। तो इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया गया। साथ ही 2008 में इसको असम ने अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी इसको बना दिया गया था। असम का पूछे कभी कई बार, अदर स्टेट का भी पूछ लिया जाता है। तो असम का स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो है वो है यही डॉल्फिन, जिसको 2008 में इसका दर्जा दिया गया था। तो ये ध्यान रख सकते हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाएगा इसका। और इसको आप टाइगर ऑफ गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली जो है वो कब प्रारंभ की? व्हेन अकबर सेटअप मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी क्या होती है? अच्छा, मनसब का मतलब होता है पद या रैंक। ठीक है, यानी कि जो इसकी सेना में या इसके राज्य में जो लोग रहते थे उनको उसकी कौशल, उनकी कैपेसिटी, उनकी एलिजिबिलिटी, क्षमता के आधार पे उनको जो पद दिया जाता है वो आपका मनसब कहलाया जाता है। इसलिए मनसब से आपका बना मनसबदारी प्रणाली। और ये कई बार ये पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रणाली जो है ये किसने शुरू की? ये शुरू की अकबर के द्वारा। और कब इसको शुरू किया गया? 1571 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अकबर का टाइम हम जानते हैं कब से, 1556 से लेकर और 1605 तक इसका जो वो टाइम पीरियड रहा था। और इसके बीच में इसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया। तो रुपए का सिक्का जो है वो सबसे पहले आपका आया था शेरशाह सूरी के टाइम में। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और शेरशाह सूरी ने जो चांदी के सिक्के, अगर मैं कहूँ इसके टाइम में चांदी के सिक्के जो वो आपके बनाए गए या ढाले गए, इनको आपका क्या कहा गया? इनको आपका रुपया कहा गया। इसके साथ ही इसके दरबार में यानी इसके टाइम में तांबे के सिक्के भी बनाए गए। तो तांबे के सिक्के जो थे उनको कहा जाता था दाम। सोने के सिक्के भी बनाए गए इसके टाइम में। तो जो सोने के सिक्के थे उनको कहा जाता था मोहर। इनको कहा जाता था मोहर। तो ये सारे के सारे शेरशाह सूरी के टाइम की बात है। तो शेरशाह सूरी के टाइम में आपका रुपए का सिक्का भारत में पहली बार आपका ढाला गया था। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था एचएसएससी के पेपर में जिसमें यह पूछा गया दशमलवीकरण प्रणाली ये कब शुरू हुई? भारत में दशमलवीकरण प्रणाली जो है वो कब शुरू हुई? ये कब शुरू हुई? आप जानते हैं भारत में पहले आपका आने चलते थे। जैसे हम जानते हैं 1 रुपए में आपके कितने 16 आने हुआ करते थे, या आप कह सकते हो इसमें लगभग 64 पैसे होते थे इस समय पे। और बाद में इस 16 आने की जगह या 64 पैसे की जगह आप जो वर्तमान में हम जानते हैं 1 रुपए में आपके 100 पैसे होते हैं। तो यही आपका जो है वो कहलाया जाता है दशमलवीकरण प्रणाली। तो ये आपका कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1957 से। ठीक है, 1957 से। हालांकि जब पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया था दशमलवीकरण प्रणाली कब शुरू हुई? 57 में, 47 में, 62 में, ऐसे करके आया था। तो 57 में आपकी ये प्रणाली जो है वो शुरू हुई थी। राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो रुपए का हमारा सिंबल है ना ऐसे करके, ये जो सिंबल है ये किसने दिया था?
सिंबल जो है वो किसने दिया था, कमेंट करके बताना, सर्च करके, ताकि आपको याद रहेगा। सी ऑप्शन। आगरे का किला जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, आगरा का किला, तो ये बनाया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। हालांकि इसको बनवाना शुरू जो है वो किसने किया था, अकबर ने किया था, और इसको बाद में पूरा किसने किया था, शाहजहां ने इसको पूरा किया था। लेकिन किसने बनवाया था की बात आएगी तो हम इसका आंसर कर देंगे अकबर। अगर मैं कहूँ, जैसे आप जानते हो कि जो यमुना नदी है, तो यमुना नदी पे ही आपका क्या बना हुआ है, ताजमहल बना हुआ है। शाहजहां जो है, शाहजहां का बेटा कौन था, औरंगजेब, है ना। और शाहजहां के टाइम को हम क्या बोलते हैं, इसके टाइम को बोलते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, आर्किटेक्चर का टाइम बोला जाता है, क्योंकि इसने अपने टाइम में काफी सारी इमारतें जो है वो आपकी बनवाई थी। तो शाहजहां जब आपका शासन कर रहा था, कब से कब तक, 1627 से लेकर 1657 के बीच में इसने शासन किया था। इस टाइम के दौरान इसने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, बहुत सारा अपना पैसा लगाया था। औरंगजेब को ये दिखा कि ये इस तरह से अगर, क्योंकि इसने अपनी पत्नी के नाम पे ताजमहल भी बनवाया था, तो कि इस प्रकार से ये काम करता रहेगा तो ये सारा का सारा जो खजाना है, सारी की सारी संपत्ति जो है वो इसी में लुटा देगा, प्रेम प्यार के चक्कर में। इसलिए औरंगजेब ने इसको एक किले में कैद कर दिया, और वो किला था आपका इस जगह पे, और इसी को ही आपका बोला जाता है काला ताजमहल। और बाद में जब शाहजहां का लास्ट टाइम था, तो वो इसने इसी काले ताजमहल में इसकी डेथ होती है, और यहाँ पर एक खिड़की थी, उस खिड़की से ये अपनी पत्नी को याद करके ताजमहल को देखा करता था। ये जो काला ताजमहल कहा जाता है ना, इसी को हम कहते हैं आगरा का किला। ठीक है, इसी में इसकी मृत्यु होती है, आगरा का किला। तो ये आगरा का किला बनवाना शुरू किसने किया था, अकबर ने पूरा करवाया शाहजहां ने। तो शाहजहां की मृत्यु भी आपकी इसी में होती है। किस नदी के किनारे है, तो आप कहोगे यमुना नदी के किनारे है ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आगरा किसने बसाया था, सिकंदर लोदी। सी ऑप्शन। वट टर्म वाज यूज्ड बाय द मराठा, मराठा साम्राज्य जब थे उस समय पे जमींदारों के द्वारा दावा किए जाने वाला भूमि के राजस्व के 25% को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये क्वेश्चन आपका सीईटी के पेपर में पूछा गया था। तो जो 25% से आप अंदाजा लगा सकते हो, ये 25% यानी कि 25% कितना होता है, एक चौथाई, चौथाई से आपका बन जाएगा चौथ। ऑप्शन डी जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। मराठा के टाइम में, जैसे आप आज भी जानते हो, जो सरकार का जो मोस्टली रेवेन्यू जो आपका बनता है वो टैक्सेस से बनता है। तो उस समय पे जो रेवेन्यू का या आय का जो मुख्य स्रोत था ना, सोर्स जो थे वो आपके टैक्स थे। और उन टैक्स में आपका दो का मुख्य नाम आता है, एक तो आपका सरदेशमुखी है और एक आपका चौथ है। चौथ में कितना 25% लिया जाता था, यानी 1/4, और सरदेशमुखी में जो लिया जाता था, जो आपका कुल राजस्व का 10वां हिस्सा या 10% लिया जाता था। ओके, तो दोनों के दोनों आपके किसमें, मराठा साम्राज्य के तौर पे आपके जो टैक्सेस थे वो आपके ये थे। जजिया कर आप जानते हो ये किस पे लगाया गया, नॉन मुस्लिम पे, यानी गैर मुसलमान लोग जो है, खासकर आप हिंदू बात कर सकते हो, इनके ऊपर ये जजिया टैक्स लगाया गया था। और ये इसलिए लगाया गया था, इनके मतलब जब मुसलमान भारत में आए थे, ताकि जो मोस्टली लोग जो वो धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम धर्म को अपना ले, इसलिए गैर मुसलमानों पे जो टैक्स लगाया जाता था उसको हम जजिया कर के तौर पे जानते हैं। जरीब, जरीब एक तो भूमि मापने की इकाई है, एक जंजीर होती है जिससे भूमि को मापा जाता है, उसको जरीब कहते हैं, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इन विच ईयर द ट्रीटी ऑफ वडगांव वाज साइंड, वडगांव की संधि जो वो आपकी किस वर्ष हुई थी। युद्ध होता है आपका अंगल मराठा युद्ध, अंगल मराठा युद्ध। पहला अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1776 से 82 के बीच में हुआ था। इसी के बीच में एक युद्ध होता है, और वो युद्ध आपका होता है वडगांव का युद्ध, वडगांव का युद्ध। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को बुरी तरह से मराठे हरा देते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हारती है और मराठे इसके अंदर जीत जाते हैं। इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर कुछ मतलब ट्रीटी जो साइन हुई, इस ट्रीटी के अंदर मेन मेन पॉइंट जो दिए गए थे, जैसे अंग्रेजों ने 1773 के बाद कुछ जो एरिया जीता था, वो एरिया ये वापस मराठों को दे देंगे। महाजी सिंधिया जो थे, उनको जो क्षतिपूर्ति के आधार पर उनको 41,000 रुपए दिए जाएंगे अंग्रेजों की तरफ से। तो ऐसे कुछ इस संधि के अंदर आपकी बातें कही गई थी। तो वडगांव की संधि आपकी हुई कब थी, ये हुई थी जनवरी 1779 में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 76 से 82 के बीच में। इसी के बीच में आपका युद्ध होता है, वडगांव का युद्ध। और वडगांव के युद्ध में हारने के बाद अंग्रेज हार जाते हैं, उसके बाद संधि होती है, और ये संधि आपकी 1779 के अंदर हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस राजा ने अमुक्त माल्यादा पुस्तक जो है वो लिखी थी, अमुक्त माल्याद पुस्तक लिखी थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन भी आपका सीटी में पूछा गया था।
ये लिखी गई थी आपकी कृष्ण देवराय के द्वारा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ये कहूँ मैं सीटी के पेपर में भी आया था और इसके अलावा एचएसएससी के पुराने पेपरों में भी आपका 1 से 2 बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो अमुक्त माल्याद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी जिसने कोई भी आप ये कह सकते हो कोई माला जो है वो खुद को समर्पित कर दी, खुद को पहना दी, इस तरह का इसका कोई मतलब होता है। तो ये कृष्ण देवराय के द्वारा जो है ये पुस्तक आपकी लिखी गई थी। और कृष्ण देवराय किस वंश से संबंधित था? आप ये कह सकते हो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश से संबंधित था कृष्ण देवराय का। अगर हम यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की बात करें जहां से कई बार क्वेश्चन आता है, विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई किसके द्वारा? हरिहर व बुक्का, 2 भाई थे, हरिहर व बुक्का, ये 2 भाइयों के द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये किस वंश से संबंध है? ये थे संगम वंश के, संगम डायनेस्टी के हरिहर व बुक्का, उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। इसकी कैपिटल पूछी गई पेपर में, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर में इसकी कैपिटल जो थी वो हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य, ये एसएससी के पेपर में क्वेश्चन आया था, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? तो ये नदी है जी तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे है आपका विजयनगर साम्राज्य, किनारे। ओके, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। राइट आंसर कृष्ण देवराय अमुक्त माल्याद पुस्तक लिखी गई, 3rd ऑप्शन। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? कई बार वेरियस एग्जाम में आपका पूछा गया, जैसे ये देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत बार पूछा गया क्योंकि आपका हरियाणा जीके का भी क्वेश्चन बनता है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था वो था हेमचंद्र, जिसको हेमू के नाम से भी जानते हैं। इसको हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहा जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य कहा जाता है। और ये कौन सा था? हेमचंद्र आपका 14वां विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य 14वां। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले टोटल 14 व्यक्ति हुए, जिनमें 14वां जो था वो था हेमचंद्र, जिसको हेमू के नाम से हम जानते हैं। एक क्वेश्चन और आया था पेपर में जिसमें यह पूछा गया था, हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले क्या था? एक व्यापारी था, क्या था? तो ये एक व्यापारी था, उससे पहले एक व्यापारी था। ये सूरी वंश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था आदिल सूरी। और ये आदिल सूरी का प्रधानमंत्री था, ठीक है। ये उससे पहले आपका एक व्यापारी भी था और बाद में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 7 अक्टूबर 1556 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और ये 1 महीना भी दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा था, क्योंकि आप जानते हो 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, पानीपत का दूसरा युद्ध। और इस युद्ध में ये मारा जाता है ना, इस युद्ध में मार दिया जाता है हेमू को। और यहाँ पर ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक बना हेमचंद्र विक्रमादित्य। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये आपकी कब शुरू हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका इसके अलावा महलवाड़ी है, रेतवाड़ी जो है ये आपका पूछा गया कई बार। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है ये आपकी कब शुरू हुई? ये हुई 1833 का रेगुलेशन के एक्ट के तहत, 9 रेगुलेशन एक्ट में ये इसकी शुरुआत होती है। महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी? ये एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू टैक्स था, यानी भू राजस्व व्यवस्था। मैं आपको बताऊं ये क्या था, भू राजस्व व्यवस्था। अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था जो शुरू की गई, जिनमें एक आता है आपका स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, एक आता आपका रैयतवाड़ी और एक आता आपका महलवाड़ी। तीनों के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट देखते हैं। जैसे स्थायी बंदोबस्त जो है ये आपका, इसको और आपका क्या कहलाया जाता है? जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। जमींदारी व्यवस्था मतलब इसमें जो टैक्स है वो जमींदारों से यहाँ पे लिया जाता था। और ये आपकी शुरू की गई किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। ये कई बार पेपर में पूछा गया, स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया 1793 के अंदर। ओके, तो इसमें जो जमींदारों से टैक्स लिया जाता था और उसमें जितना भी रेवेन्यू आता था उसमें 10/11 भाग जो है वो दिया जाता था अंग्रेजों को, और 1/10 भाग यानी 11 में से 1 भाग जो है वो खुद जमींदार खुद रखते थे। ओके, तो ये इतना ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। दूसरा आता है जी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अच्छा, रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब क्या है? रैयत का मतलब होता है किसान। किसान यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो टैक्स है जो अंग्रेज लेते थे, वो टैक्स या लगान जिसको हम कह सकते हैं, ये जो टैक्स लिया जाता था किससे? डायरेक्ट रैयत से यानी किसान से लिया जाता था। इसमें किससे? किसान से लिया जाता था। उसी प्रकार महाल का मतलब क्या है? महाल का मतलब होता है गांव। महलवाड़ी के अंदर क्या होता है? महलवाड़ी में होता है कि जो एक गांव का जो प्रधान होता है या मुखिया होता है ना, वो सारे गांव का टैक्स इकट्ठा करेगा, सारे गांव से लगान इकट्ठा करेगा और उसके बाद अंग्रेजों को दे देगा।
ये महलवाड़ी व्यवस्था है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, जो ब्रिटिश जो थे वो डायरेक्ट किससे लेते थे, किसानों से लेते थे इसके अंदर, क्योंकि ये व्यवस्था कौन सी है, रैयतवाड़ी, और रैयत का मतलब ही आपका क्या है, किसान, इसलिए डायरेक्ट किससे लेते थे, किसान से। और महलवाड़ी के अंदर महल का मतलब आपका होता है गांव, जहां पर एक मिडल मैन होता है जो कि गांव का मुखिया होगा। गांव का मुखिया अलग अलग किसानों से पैसा इकट्ठा करेगा और ये अंग्रेजों को दे देगा। ये आपका रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे महलवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई, कब शुरू की गई। एक तो देखो 1822 में ये शुरू हुई थी, किसने, होल्ट में कांजी ने किया था इसको शुरू। उसके बाद इसके अंदर कुछ सुधार, कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए जो आपके हुए 1833 में, किसके द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, अब 1822 इसमें है नहीं, तो 1833 का रेगुलेशन, 9 रेगुलेशन जो है इसके 33 की शुरुआत हुई। ए ऑप्शन जो है वो आपका इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना, ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया ताकि थोड़े थोड़े डाउट क्लियर हो। स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है, क्या क्या होते हैं इसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट, SEZ से तात्पर्य क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। SEZ जो एक्ट है वो आपका कब आया था भारत में, ये एक्ट आया था आपका 2005 के अंदर। इसके तहत क्या है, SEZ आपका मोस्टली होता क्या है, जैसे मान लो कि अपना भारत है, भारत के अंदर आपका ये वाला एरिया जो इसको आपका SEZ बना दिया। SEZ का मतलब क्या है, ये एक फॉरेन टेरिटरी मानी जाती है, मतलब अपने ही देश के अंदर एक फॉरेन टेरिटरी मानी जाती है। और जहां पर जैसे है तो ये भारत के अंदर ही, लेकिन यहाँ पर जो आपके रूल होते हैं वो विदेशों के तहत आपके रूल यहाँ पर अपनाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो कि यहाँ से कोई प्रोडक्ट है, वो इसके अंदर मान लो SEZ के अंदर, ये आपका SEZ है, SEZ के अंदर यहाँ पर मान लो कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पर आपका क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिएगा। अब रॉ मटेरियल यहाँ पे चाहिएगा, तो रॉ मटेरियल अपना भारत के अदर स्टेट से यहाँ पे आया। जब इसके अंदर वो माल आपका चला गया, मतलब क्या हुआ, वो माल आपका विदेश में चला गया। मैंने आपको बताया ये फॉरेन टेरिटरी है विद इन द कंट्री। तो जो आपका माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो सारा का सारा कहाँ पे, SEZ में गया। अब क्या हुआ, उस माल को माना जाएगा, उस रॉ मटेरियल को माना जाएगा कि इसका एक्सपोर्ट हो गया। और एक्सपोर्ट में क्या है, आपकी छूट है, एक्सपोर्ट में आपका टैक्स नहीं लगता, इसीलिए SEZ आपका क्या माना जाता है, फॉरेन टेरिटरी विद इन द कंट्री आपका माना जाता है। ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर रहेगा, SEZ एक्ट 2005 का, ये ध्यान रखना। ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2000 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक आपके जीते थे। सीटी एग्जाम में पूछा गया 2022 के अंदर। तो भारत ने ओलंपिक में जो भाग लिया था वो कब लिया था, सबसे पहले 1900 में लिया था, उसके बाद लास्ट में कब, 2024 में लिया था, है ना। यहाँ पर 2020 दे रखा है क्योंकि 2022 की बात है। अब 2024 वाले ओलंपिक की बात और इसके अंदर करेंगे। टोटल जो अब तक मेडल आई है ना, टोटल मेडल भारत को ओलंपिक के अंदर जो टोटल मेडल आए हैं, वो टोटल मेडल कितने आए हैं, 41। ठीक है, 41 के अंदर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इन तीनों की बात करते हैं। गोल्ड मेडल अब तक कितने आए हैं, 10। सिल्वर कितने आए हैं, 10। ब्रॉन्ज कितने आए हैं, 21। 10-10, उसके बाद बच्चे कितने, 21। तो 10-10-21 के तहत टोटल जो ओलंपिक के मेडल भारत को आज तक मिले हैं 1900 से लेकर 2024 तक, वो मिले हैं 41। और जिनमें टोटल जो गोल्ड मिले हैं वो कितने हैं, 10। और इन 10 के अंदर अगर आप कहोगे सबसे ज्यादा जो गोल्ड मिले हैं वो किसमें, हॉकी में मिले हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। हम गोल्ड की बात करते हैं, जिनमें 8 जो है वो हॉकी में भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। एक जो है वो जीता है शूटिंग के अंदर, आपने देखा होगा या सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा, अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के अंदर जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसके अंदर शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर राइफल के अंदर अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। और एक हम जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में, जेवेलियन थ्रो ना, एथलीट या जेवेलियन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा ने जो 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। तो टोटल जो गोल्ड आए हैं ना वो 10 आए हैं, उसके बाद सिल्वर भी 10 और उसके बाद ब्रॉन्ज 21 जीते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, हॉकी। ओके, बाकी शूटिंग के बारे में आपको पता है, इस बार इससे क्वेश्चन पक्का पूछे जाने की उम्मीद है। हम जानते हैं मन्नू भाकर के बारे में, जिनको अभी हाल ही में आपका अवार्ड मिला है, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड है, 25 लाख रुपए राशि दी जाती है। तो शूटिंग में मन्नू भाकर ने इस बार आपके 2 पदक जीते हैं, दोनों के दोनों ब्रॉन्ज जीते हैं। एक मिक्स्ड के अंदर, एक तो जीता है मिक्स में और एक आपका जीता है सिंगल में, है ना। दोनों के दोनों आपके शूटिंग से संबंधित है। और ऐसा करने वाली कि एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जो बनी है वो बनी है मन्नू भाकर, अपने हरियाणा से संबंध है, ऑप्शन ए, है ना। सॉरी, इसका आपका ऑप्शन बी बन जाएगा, हॉकी। सर्वाधिक स्वर्ण पदक पूछे इसके अंदर, सर्वाधिक स्वर्ण पदक हॉकी में जीते हैं। वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। वर्ण व्यवस्था जो आपकी वैदिक काल से चलती आ रही है, जैसे हम जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। तो ये आपका वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, ये कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। इसको आप ध्यान रखना, सी ऑप्शन।
भगवत गीता में डैश और भगवान कृष्ण के बीच में वार्तालाप है। भगवत गीता में किसके बीच के आपकी वार्तालाप है? तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में ये वार्तालाप है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। भगवत गीता लिखी किसके द्वारा गई थी? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। ओके, और इसमें कितने अध्याय है गीता में? गीता में हम जानते हैं टोटल कितने 18 अध्याय हैं, है ना। और ये 18 के 18 अध्याय किस मंदिर पे है? बिड़ला मंदिर पे, कुरुक्षेत्र में। बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र में सारे के सारे 18 के 18 अध्याय वहां की दीवारों पर अंकित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अक्टूबर 6 1945 को पहला एटम बम कहां गिराया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है, जिस समय पे जापान ने यहाँ पे सरेंडर कर दिया था। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो पहला आपका परमाणु बम यहाँ पे गिराया गया था वो था 6 अगस्त 1945 को, है ना, जो कि यहाँ पे दे रखा है। इस समय पे आपका हिरोशिमा पे गिरवाया गया था, हिरोशिमा पे। और इसके बाद 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को दूसरा जो परमाणु बम गिराया गया था वो गिराया गया था नागासाकी पे। तो इनके नाम ध्यान रखना। इसका जो नाम था वो था लिटिल बॉय, और इसका जो नाम था वो था फैट मैन। ये बम के नाम है जो परमाणु बम यहाँ पे गिरवाए गए थे। तो 6 अगस्त 1945 को कहाँ पे? हिरोशिमा में गिराया गया था। ऑप्शन ए जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद जापान ने यहाँ पे आत्मसमर्पण कर लिया था 14 अगस्त 1945 को। जापान 14 या 15 अगस्त की बात है, जापान ने आत्मसमर्पण कर लिया था। और यहाँ पे 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद ही हम जानते हैं विश्व शांति को बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है कब? 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएनओ में मेंबर कितने हैं? ये क्वेश्चन आपको याद होगा, शायद 1-2 क्लास पहले ये क्वेश्चन आया था, पेपर में पूछा गया था। यूएनओ में टोटल मेंबर कितने हैं? 194 टोटल मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, यूएनओ की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि विश्व में आपकी शांति बनाए रखे। क्योंकि ये जो परमाणु बम गिराया गया था इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट था, शायद आज भी वहां पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। वहां पर आज भी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विकलांग तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं वहां पे, तो इसका आज भी इफेक्ट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ध्यान रखना, जापान में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैटमैन नाम से जो है वो आपका परमाणु बम गिराया गया था। विश्व निमोनिया दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? तो निमोनिया दिवस आपका मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। और ये 2009 से शुरू हुआ निमोनिया दिवस मनाना, क्योंकि ये 2018 में आया था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाती है, यानी सर्कल में डांस करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको रासलीला कहा जाता है। बाकी आप जानते हो रासलीला जो है कृष्ण और गोपियों से संबंधित नृत्य है। बी ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि अगर भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम जो है ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और ये भरतनाट्यम जो है ये किससे संबंधित है? भरत मुनि के बारे में हम जानते हैं। भरत मुनि की रचना है नाट्य शास्त्र, और इसी नाट्य शास्त्र से संबंधित हो जाएगा आपका भरतनाट्य। इसी से भरत और नाट्य नाट्यम ये इसी से इसका नाम पड़ा है। और तमिलनाडु का हो जाएगा सबसे पुराना। ये 2-3 बातें ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है बिहू। बिहू कहाँ का जी? असम का। वैसे असम का अगर शास्त्रीय नृत्य पूछे ना, असम का क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा? वो है सत्रिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस जो है वो आपका कब मनाया जाता है? तो जल दिवस आपका मनाया जाता है कब? 22 मार्च को। ऑप्शन ए जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को कौन सा अर्थ डे मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी डे। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मई को। अच्छा, ये जनवरी की हम बात करें तो 23 जनवरी को आपका जो मनाया जाता है ना वो हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मनाते हैं। इसके बाद 24 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस? क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। जनवरी में 10 जनवरी 1966 को जो हमारे प्रधानमंत्री थे जिनको हम जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 24 जनवरी को इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बनती है, इसलिए 24 जनवरी को बालिका दिवस के तौर पे मनाते हैं। 23 हो गया, 24 हो गया, उसके बाद 25 जनवरी।
यानी आज का दिन है, इसको हम किस तौर पे बनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे, है ना, वोटर्स डे के तौर पे मनाते हैं। और 25 जनवरी एक और दिन मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, कमेंट करके एक क्वेश्चन और बता देना, जो हमारा एक दिवस मनाया जाता है जिसको हम जानते हैं वन दिवस, कब मनाते हैं? ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा। फॉरेस्ट डे या वन दिवस आपका कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके बता देना। तो ये क्वेश्चन है अपने, ठीक है, इतने क्वेश्चन है अपने। उम्मीद करता हूं कि क्लास आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो बिल्कुल सेशन को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना क्लास के बारे में। ओके, और बाकी मेरे हिसाब से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट तो होगा ही नहीं आपको, है ना। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सारे के सारे एचएसएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और कौन कौन से एग्जाम है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी इसकी, तो वहाँ पर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ये मेरे हिसाब से जैसे 10 क्लास हो जाएगी, उसके बाद 10 क्लास की कंबाइन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से बाद में आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताए हैं तो वो किसी ना किसी एग्जाम में आपके पूछे ही गए हैं, तो इसलिए मैंने आपको साथ साथ में बता दिए ताकि वो भी थोड़ा रिवाइज होते रहे सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।